मैं रज़ा बिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया, हमने जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के ऊपर इंटरव्यूज़ लिए वहाँ के स्टूडेंट्स से, और फिर बाद में अब वो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम करें। आज हमारे दरमियान एक स्टूडेंट और फिर बाद में प्रोफेशनल मौजूद हैं, जो कि इस वक्त यूएस में होते हैं। वो अपने बारे में खुद मुझसे बेहतर बताएंगे। तो यूसुफ अशरफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें और बताएं आप किस तरीके से पाकिस्तान से गए, किस वीज़ा के ऊपर गए और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। इस्लाम रज़ा, एक थोड़ी सी क्विक डिटेल्स। मैं आया था यहाँ पे 2018 अंडरग्रेड कंप्लीट करने के बाद। फर्स्ट से मैंने अंडरग्रेड किया था कंप्यूटर साइंस में, फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था यहाँ पे यूटीए में। तो यूएस के लिए ओवरऑल मतलब F1 सबसे बेस्ट राउट माना जाता है, तो मैं उसी के थ्रू आया था। फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और ये सी के देखें, थ्रू ये मैंने। टर्मिनोलॉजीज हमारी ऑडियंस नहीं जानती है। पहले तो आप बताएं आपने यूनिवर्सिटी का क्या नाम लिया और फिर ये F1 क्या सही होता है। हाँ, इसको थोड़ा ब्रेक कर करके चलेंगे। हाँ, सही है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन। तो सिमिल ये तो मतलब यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाते हो तो इसके बाद आपके आ जाते हैं वीजा स्टेटस। वीजा स्टेटस एज अ स्टूडेंट यूजुअली 3 होते हैं या 3 मैंने सुना है। एक F1 होता है, एक M1 होता है और एक आपका J1 होता है। F1 आपका प्योरली स्टूडेंट वीजा होता है, उसके ऊपर आपके पास आउट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्किंग ऑथराइजेशन नहीं होती। उसमें सिर्फ आप एज अ स्टूडेंट आते हो, और अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है तो पर वीक 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो ऑन कैंपस सिर्फ। और ऑफ जेवन कैंपस नहीं कर सकते, कहीं और काम नहीं नहीं कर कर सकते सकते, उसमें। कहीं भी काम नहीं कर, ओ, सिर्फ सिर्फ ऑन कैंपस काम कर सकते हो। फिर एक होता है J1 वीजा। J1 वीजा में आपके पास वर्क ऑथराइजेशन होती है, लेकिन J1 वीजा के अंदर आपके पास कुछ कंडीशनल सिचुएशन होती है जिसमें आपको वापस जाना पड़ता है। तो आपके जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से लोग ब्राइट स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, तो उनकी कंडीशन होती है कि उनको पढ़ाई करके वापस जाना होता है। ओ, तो J1 के लिए कंडीशन आ जाती है। M1 एक बहुत स्पेशल वीजा है जो कि यूजुअली पायलट्स वगैरह, पायलट के कोर्सेज वगैरह जो करने आते हैं, इस टाइप के कोर्सेज में बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर्स डिग्री या फिर डॉक्टोरल डिग्रीज के ऊपर नहीं लगता। वो यूजुअली एफिलिएशंस और लोअर मतलब डिग्री क्लासेस पे लगता है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसके बेसिस पे लगता है, वो एकेडमिक उसके ऊपर नहीं लगता। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो स्ट्रिक्ट होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करना है, वो आप पढ़ते हो और आप वापस चले जाते हो, और उसके अंदर आपके पास कोई वर्क ऑथराइजेशन नहीं होती। ओके। अच्छा, मैं इसको थोड़ा इन डेप्थ लेके चलता हूँ कि लेट्स से F1 में ये तो है कि भाई आपके पास वर्क ऑथराइजेशन कहीं और काम करने की नहीं होती बिसाइड्स द कैंपस। लेकिन आई बिलीव J1 में भी सिमिलर चीज होती है कि आपके पास वर्क ऑथराइजेशन आफ्टर जो ग्रेजुएशन होती है वो आपके पास होती है, लेकिन वो बेस करती, ड्यूरेशन उसकी बेस करती है कि आपने पढ़ाई क्या की है। अक्सर स्टूडेंट्स, इवन मैं भी यही करने वाला था, मैं यहाँ पे MBA या आपका मैनेजरियल साइड पे आने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि आपके पास यहाँ पे मैनेजरियल साइड के ऊपर सिर्फ 1 साल की वर्क ऑथराइजेशन होती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हो, आपके पास आफ्टर स्टडीज 1 साल की वर्क ऑथराइजेशन बाय डिफॉल्ट होती है, आपको सिर्फ पेपर वर्क करना होता है। फिर इसके बाद एक चीज है स्टेम एक्सटेंशन, जो कि आपके वर्क ऑथराइजेशन को 2 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। वो स्टेम डिग्रीज के अंदर होता है, तो मोस्टली स्टेम आई बिलीव साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, तो मतलब इसके लिए किसी ऐसे कोई कंपनी का कॉम्बिनेशन है। सपोर्ट आपको लेना पड़ता है, किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है, या ये बस यूनिवर्सिटी के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले आपको जो साल का वर्क ऑथराइजेशन होता है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये होता है कि आपको विद इन 90 डेज आपको जॉब चाहिए आपकी ग्रेजुएशन से, या आपके ये आपकी वर्क ऑथराइजेशन स्टार्ट होने से 90 विद इन 90 डेज आपको जॉब चाहिए, तो आपका टाइम पूरा वैलिड है। सेकंड जो एक्सटेंशन होती है, तो आप एक्सटेंशन के लिए आपकी कंपनी बस ई वेरीफाइबल होती है। अब ई वेरीफाइबल प्रॉब्ली, जितना मुझे लगता है ये होगा, मैं 100% श्योर नहीं, प्रॉब्ली यही कि वो इंजीनियरिंग साइड पे स्टेम साइड की ही कोई यूनिवर्सिटी है। स्टेम क्या होता है? स्टेम एक जल्दी से गूगल कर लेते हैं, इफ आई एम जस्ट सही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी तो इन्हीं में से कोई फील्ड्स में से जो जॉब्स होंगी उसके उसके बारे में ही बात हो रही है। सही है, ठीक है। तो अगर तो उन डिग्री प्लान्स में आप हो तो आपको 2 साल की वर्क एक्सटेंशन मिल जाती है। फिर उस विद इन 3 इयर्स पीरियड आपको
स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है लाइक H1B, या फिर आपको डायरेक्ट कोई ग्रीन कार्ड कर दे, या आपके यहाँ शादी हो जाती है, तो मतलब शादी वाले ऑप्शन पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल हाँ यानी कि एक आम स्टूडेंट को 1 साल मिलता है और फिर उसके बाद उसको स्पॉन्सरशिप वाली यानी कोई ऐसी जॉब के अंदर जाना है कि जहाँ पे उसको कंपनी कंपनी उसको यानी स्पॉन्सर करती है वहां पे रहने के लिए। और वो कितने टाइम के लिए कंपनियां यूजुअली स्पॉन्सर करती हैं, क्या प्रोसेस होता है? यूजली अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था वो ये कि H1B स्पॉन्सरशिप आपको कंपनी की तरफ से चाहिए थी। अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन करंट सिस्टम ये है कि आपको इन शॉर्ट 1 ईयर या 3 ईयर्स के पीरियड के अंदर आपको H1B स्पॉन्सरशिप चाहिए कंपनी से। और हम्म, लेट्स से उसमें होता क्या है, वो काइंड ऑफ लकी ड्रॉ सिस्टम होता है, कोई भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है इसके ऊपर कि कुछ लोगों का रिजल्ट वैरी करता है, कंप्लीटली लकी ड्रॉ बेस्ड नहीं होता। लेकिन शुरू से मतलब हमें यहीं पे यही सुना जाता है कि भाई मोस्टली ये एज अ ड्रॉइंग सिस्टम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पूल्स होते हैं, इसके अंदर अंडरग्रेड का पूल होता है, इसके अंदर मास्टर्स का पूल होता है, फिर इसके अंदर PhD का पूल होता है। तो जब आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है तो हर मार्च के अंदर क्लोजिंग होती है H1B स्पॉन्सर्स की, और अप्रैल के अंदर ड्राइंग्स होती है, मार्च के एंड बिल्कुल 31 मार्च को ड्राइंग्स होती हैं, जिसके अंदर अगर आपका नाम निकल आया तो मतलब आपका H1B पिक हो गया है। फिर इसके बाद कंपनी आपके बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन करती है, जिसकी बेसिस पे आपको एक I-797A नाम का एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जो कि बेसिकली ये कहता है कि अब आप H1B वीजा पे आ गए। और H1B वीजा इनिशियली आपको 3 साल के लिए इशू होता है, जो कि फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, तो आपके पास 6 साल ये आ जाता है। लेकिन पूल के बारे में बता रहा था आपको कि लेट्स अगर आपने अंडर किया है, तो अंडर के अंदर सारे अंडर वाले हो गए, मास्टर्स वाले हो गए, PhD वाले हो गए, ये सब उस लकी ड्रॉ में शामिल होता है। फिर अगर आप मास्टर्स में जाते हो तो बेसिकली ये कि मिनिमम क्राइटेरिया है, मास्टर्स वाले के पूल के अंदर सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स होंगे और PhD होंगे। और जो PhD वाले सेल्फ होते हैं, तो PhD वाले का तो इतना स्ट्रॉन्ग केस होता है कि अगर तो आपकी कोई अच्छी रिसर्च भी है तो आप खुद डायरेक्ट अपना ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकते हो, आपको कंपनी की भी जरूरत ना पड़े। तो और PhD फिर को यहाँ पे बहुत हाईली। ग्रीन कार्ड क्या होता है, कितने टाइम का होता है, और इज इट इक्विवेलेंट टू गेटिंग अ पासपोर्ट, या पासपोर्ट फिर उसके बाद मिलता है और उसमें कितना टाइम लगता है? ग्रीन कार्ड बेसिकली रेजिडेंसी है कि आप हम्म, US के रेजिडेंट हो। पासपोर्ट जैसे रेजिडेंट में आपको यहाँ के हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वो आपको मिलेंगे। सही है। आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी, आपकी मतलब एज अ रेजिडेंट सिक्योरिटी होगी। आप आ रहे हो, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। प्लस ऑल्सो थिंग्स लाइक जिनके पास ग्रीन कार्ड होता है वो, लेकिन देन अगेन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे आपके अगर बच्चे हैं लेट्स से, अगर तो वो भी ग्रीन कार्ड वो ग्रीन कार्ड होल्डर अगर है, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन सब चीजों के लिए ग्रीन कार्ड रेजिडेंट्स जो है क्वालिफाई करता है। जो सही। पासपोर्ट है, पासपोर्ट ग्रीन कार्ड के बाद आपको तकरीबन 5 साल यहाँ स्पेंड करने पड़ते हैं, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो। फिर ओके। वो एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इसके बाद जाके आपको पासपोर्ट इश्यू होता है। और बेसिकली पासपोर्ट पे आपके पास मोस्टली कि आप कहीं भी जा सकते हो, आपके पास ऑनरेबल वीजा वगैरह एज ए सिटीजन है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट क्या बहुत ज्यादा पर्क्स हैं? आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है तो आप दुनिया में अगर कहीं भी हो तो आपको वीजा फ्री एक्सेस हो जाएगा। वीजा फ्री एक्सेस के अलावा, आई डोंट थिंक काफी लोग ये पता होगा, लेकिन अगर आप लेट्स से आप पाकिस्तान में भी अगर कमा रहे हो ना, तो आपको इनकम टैक्स US में पे करना पड़ता है अगर आप पासपोर्ट होल्डर हो। सही। सही। तो यूजुअली आपने जो वो बताया उसमें 2 इयर्स एजुकेशन, उसके बाद 3 इयर्स का एक तरीके का वीजा मिला जिसके अंदर आपने ग्रीन कार्ड लिया, और ग्रीन कार्ड के 5 साल के बाद पासपोर्ट। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, यानी 8 to 9 इयर्स की जर्नी है टिल द एंड ऑफ गेटिंग अ पासपोर्ट। व्हाट इफ थिंग्स डू नॉट गो इन द बेस्ट वे और कोई स्टूडेंट वहीं पे जाके रुक जाता है? सो इज देयर, आई हैव सीन पीपल गोइंग इनटू रेफ्यूजी स्कीम्स और इस तरह की चीजें करते हुए मैंने लोगों को देखा है। सो डज इट वर्क स्टिल, या ये चीजें खत्म हो गई और पीपल कम बैक टू पाकिस्तान और व्हाटएवर कंट्री दे बिलोंग टू? आई थिंक ये सब डिपेंड करता है कि आप किस मोटिव से आ रहे हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपका मोटिव मेनली ये है कि भाई आपने अगर प्रोफेशनल लाइफ अपनी बिल्डअप करनी है, सेटल इन होने को भी हम एक साइड पर रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेटल इन होना है, तो वहां पे तो बहुत सारे डाउट्स खुल जाते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपको अपना प्रोफेशन अगर आपको कैरी ऑन करना है यहाँ पे, लेट्स से 2 साल आपके हो गए ग्रेजुएशन के, और आपका वर्क ऑथराइजेशन स्टार्ट हो गया,
और आपके 90 डेज कंप्लीट होने वाले हैं जिसके अंदर अंदर आपको जॉब चाहिए होती है, वरना आपको वापस आना पड़ता है। तो इवन उस केसेस में भी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि अगर लेट्स से आप विद इन यूनिवर्सिटी आप जो है वॉलंटियर, आप किसी प्रोफेसर के अंडर अगर आप वॉलंटियर कर लो तो आपका जो 90 डे पीरियड होता है वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे। तो ये एक तरीका होता है लोग यूजुअली यूज करते हैं अपने टाइम को रोकने के लिए कि भाई, और इन पैरेलल वो साथ में जॉब सर्च करते रहते हैं। सेकंड चीज ये आती है अक्सर कि लेट्स से आपका पूरी वर्क ऑथराइजेशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि अक्सर जो कि आपका मैनेजमेंट नॉन स्टेम डिग्रीज वाले आते हैं उनके लिए तो 1 साल बहुत कम होता है। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे एक होता है डे 1 सीपीटी यूनिवर्सिटीज होती है। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, गिनती की यूनिवर्सिटीज। वो क्या करती हैं बेसिकली कि जब आप उनमें के पास एडमिशन लेते हो तो सीपीटी बेसिकली वर्क ऑथराइजेशन होती है व्हाइल यूर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो बेसिकली स्टूडेंट्स पे क्या करते हैं कि आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो, आप साथ साथ में अपनी डिग्री प्लान चला रहे होते हो, और साथ साथ में आप उनके थ्रू डे 1 सीपीटी लेके वर्क ऑथराइजेशन लेके आप जॉब करते हो। लेकिन उसके अंदर अक्सर ये भी आता है कि हर कंपनी डे 1 सीपीटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मेन गोल ये होता है कि आप एनी हाउ आप मतलब अपनी वर्क ऑथराइजेशन एक्सटेंड करके आप साथ में जो है कोई कंपनी आपको प्रॉपर्ली हायर कर लो, आपका H1 भी लग जाए, तो वंस आपका H1 भी हो जाए तो आपका वापस से नॉर्मल साइकिल एक आ जाता है। अब थोड़ी सी बात वापस से लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ की तरफ। और यूनिवर्सिटी लाइफ एक बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करती है कि जैसे बाहर आते हैं तो शायद पाकिस्तान से या जिन जिन कंट्रीज से वो आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। और पहले तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं, कैसी है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर बताएं कि कितनी फीस आपने दी थी आने से पहले, एंड देन हाउ मच यू पेड टिल दी। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, मैं जब पहली बार आया था मैंने ओरिएंटेशन अपनी अटेंड की थी, मैं बहुत डिसहार्ट था क्योंकि मेरी मेरी यूनिवर्सिटी, मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन। ऑस्टिन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, डैलस अच्छी यूनिवर्सिटी है। आर्लिंगटन में बेसिकली सिर्फ मेनली आवाम इसलिए आती थी, वो बेसिकली इमिग्रेंट्स की यूनिवर्सिटी भी अक्सर कहलाई जाती थी क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत लो था। अब बढ़ चुका है लेकिन फीस स्ट्रक्चर बहुत नीचे आ चुका, अब बहुत ऊपर आ चुका है ना, पहले लो था। प्लस क्या होता था कि मतलब कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में 98% इंडियंस हैं, 1% 1.5 से 2.25%, 2% समझ लो, सब कर लो आप, गोरे कर लो, एशियंस कर लो, जिसको भी कर लो, लेकिन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में 98% इंडियंस थे। उसका मसला नहीं, लेकिन ओवरऑल फिर मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी में जो देखा मोस्टली, तो मेजॉरिटी में जो है पास पेपर चल रहे थे टू बी ऑनेस्ट। तो खैर, अगर तो आपको ये है, ये एक इस लिहाज से बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि अगर आपको सेटल इन होना है यहाँ पे आके, तो आपके पास एक वे आउट है कि आप आओ। इतना ऑनेस्टली बहुत इजी वे आउट था, खास तौर पे फास्ट के बाद तो बहुत बहुत आसान रास्ता था। तो मतलब ये था कि आपके पास आपको सब राउट्स क्लियर होंगे, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपकी डिग्री भी निकल जाएगी। नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। लेकिन आप मतलब मैं हर किसी को यही डे 1 से बोलता आ रहा हूँ कि इवन अगर आपके पास ये राउट इजी है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एटलीस्ट 1 साल पहले जो है आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। क्योंकि सिंस जब यूनिवर्सिटी की ना इस टाइप की इजीनेस होती है, तो आपको जॉब के अंदर कभी कभार स्ट्रगल करनी पड़ती है। इवन तो अभी इस साल और पिछले साल हमारी यूनिवर्सिटी में से बहुत बहुत बच्चे अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट गए। ऐसी बात नहीं, कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। रमीज अलमासरी फास्ट के अंदर हमें डेटाबेस की बुक उन्होंने पढ़ाई थी, वो यहाँ थे, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो कुछ फैकल्टी इनकी बहुत अच्छी भी है, लेकिन मेजॉरिटी मतलब जो है काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इस टाइप का आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। इवन डे 1 सीबीडी यूनिवर्सिटीज के अंदर अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपके पास एक वैलिड रीजन हो यूएस में स्टे करने के लिए, वरना आपके सेम चीजें आप बैक होम या फ्रीलांसिंग के थ्रू आप सारा अपना करवा सकते हो, और इट्स नॉट दैट हार्ड टू स्टे। सही। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में? फीस स्ट्रक्चर करंटली यूटीए की पर सेमेस्टर जो है थिंक पर सेमेस्टर एज अ मास्टर्स स्टूडेंट आपकी 3 कोर्सेज के लिए 12 to 13,000 के करीब आपको पड़ती है, जिसमें आपके 9 क्रेडिट आवर्स आ जाते हैं। उसमें आपकी ऑल इन ऑल सारी फीसेस आ जाती हैं जो यूनिवर्सिटी होती हैं, सर्विसेज, स्टूडेंट सर्विसेज, XYZ। तो ये यूनिवर्सिटी
आप जब ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त कितनी फीस दे के जाना होता है और फिर वहां आके आप कितनी पे आउट कर सकते हैं? मैंने यूएस आने से पहले कुछ भी पे नहीं किया था, सिर्फ और अच्छा। सिर्फ जो इसका पहला प्रोसेस था, वीजा फीस हो गई, हम्म, आपका एडमिशन फीस भी कोई नहीं, मतलब जो आपका स्टार्टिंग प्रोसेस फी, एप्लीकेशन फीस होती है यूएस के ना, तो वो फीस पे कर दी। उसके अलावा कोई फीस पे नहीं की थी। आप यहाँ पे आ जाओ, इवन यूटीए में तो इतना था कि आपके पास, आप स्प्लिट कर सकते हो। अगस्त के ना हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, पहले सेमेस्टर मुझे याद है मैंने सिर्फ $500 दिए थे अगस्त के अंदर। अगस्त 22 को मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, और पहली, खैर, फर्स्ट सितंबर को ही मेरी आधी फीस ड्यू थी और आधी फीस मेरी नवंबर के स्टार्ट में ड्यू थी। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज आपको पेमेंट प्लान्स भी देती हैं, पेमेंट प्लान ऑप्शंस होते हैं आपके पास। फिर आपके पास फर्दर ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको जॉब एज अ ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट मिल जाए, या ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें आपकी बेसिकली फीस इंस्टेट हो जाती है, तो उससे आपकी इन स्टेट के ऊपर आपकी फीस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाती है। वो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। प्लस आपके पास कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे आपका बिजनेस एनालिटिक्स से प्रोग्राम जो काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप बहुत प्रोवाइड करती हैं। और टेक्सास के अंदर, जितना मुझे पता है, टेक्सास के अंदर है कि भाई कि अगर तो आपको पर ईयर अगर आपको $1000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल होते हो इन स्टेट फीस के लिए, तो आपकी उस वजह से भी फीस इन स्टेट हो जाती है। तो तो यानी कि देयर, अगर आप पाकिस्तान से जितनी यानी फॉर एग्जांपल फीस नहीं दे के आ रहे, तो बाकी जो आपने फीस है वो खुद यूएस से इंसान कर सकता है, या उसको पाकिस्तान से नहीं कर पैसे सकता, मंगवाने? नहीं कर नहीं कर सकता, सकता, पॉसिबल नहीं है, सही। और पॉसिबल। टोटल पूरा मास्टर्स का, क्योंकि लोगों को ये अंदाजा करना होता है कि यार कितना खर्चा है, तो 2 साल का मास्टर्स है और उसका टोटल खर्चा क्या है, सिर्फ टॉकिंग अबाउट द फीस, लिविंग एक्सपेंस हम बाद में आएंगे, बट अबाउट द फीस। मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पास एक साल, 2 सेमेस्टर नॉर्मल सेमेस्टर और एक समर में मेरे पास जीटीए शिप थी, तो मेरी ऑलरेडी इंस्टेट हुई थी। तो मेरा समझे, मेरा ऑल इन ऑल फीस कुछ 30,000 के करीब मेरे पास मेरी जेब से गई थी। लेकिन मेरा एक और दोस्त है, उसकी इंस्टेट नहीं थी, उसने पूरी खुद दी है। उसने इवन एक्सपेंसेस मिला के, जितना मुझे पता है, अराउंड 55,000 उसका एक्सपेंस था 2 साल का। इसमें इफ आई एम करेक्ट, लेकिन रहने का आधा टाइम इंक्लूडेड है, क्योंकि आधा टाइम इसकी जॉब लग चुकी थी, तो ये अपना एक्सपेंस वहां से निकाल रहा था। लेकिन फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हो गए तो अबाउट 55,000 तक का उसका एक यानी एट एन एक्सपेंस एवरेज हो हम रख गया। सकते हैं कि $40-45,000 लगेंगे, और जो माशाल्लाह इस वक्त रेट चल रहे हैं डॉलर्स के, तो उस हिसाब से आप लगा लें कि ये 90 लाख हो जाएंगे कुछ। आराम से, हाँ, 200 तक का चल रहा है, तो ट्वाइस हो गया तकरीबन। हाँ, ये करोड़ है। तक का मामला अच्छा। है, वो भी यूटीए जैसी यूनिवर्सिटी में। बड़ी अच्छा, यूनिवर्सिटीज यानी का। हल्की यूनिवर्सिटी में, और अगर ऊपर जाएंगे तो फिर और ज्यादा होता रहेगा, सही है। हम्म, ओके, और आप कह रहे हैं कि यानी लेके कुछ नहीं गए थे, बट अच्छा यूं भी इसको कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द फीस फ्रॉम योर ओन सेल्फ, और आपने पाकिस्तान से कितने मंगवाने पड़े, कितने परसेंट आपने समझे अपनी फीस दी होगी और कितने परसेंट आपको पाकिस्तान से मंगवाने पड़े होंगे? अगर इसका थोड़ा एक मैंने अंदाजा बता दें ताकि लोगों को हाँ, आसानी हो। मैंने जो अपने पास अपनी फीस पे की है, वो मैंने इंस्टेट करके पे की है, बाकी सब खर्चा है। यानी तो समझ लें कि 20% फीस आप अपनी खुद वहां से पे कर सकते हो और 80% मंगवानी है, कुछ इस तरह हम इसको डिड्यूस कर लें। मैं अगर ऑनेस्ट एक बात बोलूं, तो आप हम्म, ऑल इन ऑल बहुत मुश्किल है आपका अपना फीस खुद पे करना। अगर आप लेट्स से, आप आपको यहाँ पे रहते हुए आपका अपना एक्सपेंस $300 to 400 एट बेयर मिनिमम है। सही है, वो तो और आपके आप ऊपर रूम और वो सब लोग, कुछ है। यूजली लोग जो हैं वो क्या करते हैं, फिर समर्स और विंटर्स के अंदर ऐसा टाइम आता है जिसमें आपके पास टाइम होता है, तो वो टाइम हम्म, लगा के आप जो है एक्सपेंस बेयर कर सकते हो। बट ये स्प्लिट देना बहुत मुश्किल काम है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास इतनी है नहीं, ऑप्शंस नहीं है इतने। यानी एक तरीके से जो इनकम है वो आपकी लिविंग एक्सपेंस में ही निकल जाती है, यू कांट पे योर फीस फ्रॉम दैट इनकम, ये एक ऑनेस्ट आंसर है। सही है, तो यानी जितनी आपकी फीस है वो आप उसका पाकिस्तान में अगर आपके पास इंतजाम है तो ही आप यूएस आने का सोचें, वरना हाँ, देयर नो मोर ऑप्शंस। ओके। अच्छा, ग्रेजुएशन हो लेकिन इसमें दो। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि हम्म, आपका ये तो जैसे अभी है ना, क्योंकि अब यूटीए की भी फीस स्ट्रक्चर बढ़ चुका है। अब हम्म, पहले भी जैसे दोस्त वगैरह आए जिन्होंने, उस टाइम पे यूटीए की फीस पर सेमेस्टर आपको 7 to 8 thousand पड़ती थी। तो ऐसी भी बिल्कुल। सिचुएशंस हुई हैं कि लोग सिर्फ एक एक सेमेस्टर की फीस लेकर आए हैं, एक से हम्म, डेढ़ सेमेस्टर की फीस लेकर आए हैं, उन्होंने समर्स लगाए, विंटर्स लगाए और काम करके फीसेस निकाली हैं। देयर हम्म, आर केसेस, लेकिन आपको उसके लिए अपना सही से होमवर्क करना पड़ेगा। हम्म।
यानी एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल जो लाइफ सोच के आ रहा है वो उसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सो वंस आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाट आर दी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह की क्या मार्केट है, और इज इट इजी टू गेट अ जॉब फॉर एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, या समझें कि कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल गेटिंग इनटू जॉब्स, ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि क्या सिलसिला है जॉब मार्केट का। और हम इसको स्पेसिफिक आईटी रखेंगे क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, तो हम दूसरी फील्ड्स का ना कमेंट करेंगे ना हमें इतना ज्यादा पता है, मगर अगर आपको किसी और फील्ड का भी स्पेसिफिकली पता है कि उनको भी जॉब्स मिल जाती हैं तो उनके ऊपर अगर थोड़ा सा करना हो, बट बहरहाल आईटी को आप मेन उसको बताएं कि क्या सीन है। एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको मतलब इट इज हाईली मोर लाइकली कि आपको जॉब मिल जाएगी। अगर तो आप खुद बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे तो आपको ऑफ कोर्स जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जॉब मिलना आईटी की फील्ड में खास, और वैसे अभी पिछले 2 साल तो ऐसे थे, पिछला 1 साल तो ऐसा था कि आपके पास भर भर के जॉब थी। इवन आपकी जॉब लगी हुई हो तो आपको हर दूसरे दिन आपको जॉब ऑफर अपडेट आ रहा था। सही। लेकिन ओवरऑल यूएस में मैंने देखा है, मैं इवन खुद भी इसी वजह से सिर्फ यूएस आया था, नोइंग द एक्सपेंसेस, कि मुझे इतना था कि भाई कि यूएस के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका स्कोप बहुत अच्छा है। ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग दुआएं देते हैं अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने उनको कंप्यूटर साइंस में लगाया, हम्म। क्योंकि पे स्केल भी बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के यहाँ पे ऑनेस्टली कोई भी इंजीनियरिंग की वाले मैच नहीं कर पाते एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बेस को। इतना अच्छा जो है आपका स्कोप है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे। हाँ, कभी कभार ऐसी सिचुएशंस बीच में आई है कि मतलब लोगों को ज्यादा टाइम वेट करना पड़ा है या ले ऑफ्स की वजह से थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन इफ यू पुट योर एफर्ट देयर यू आर गोना गेट इट, ऐसा सीन है। प्लस आप इसके अलावा दूसरी फील्ड अगर आप देख लो तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे। मैकेनिकल, जितना मैंने मैकेनिकल वालों को देखा उन्होंने स्ट्रगल किया। इंडस्ट्रियल एंड देन वालों की व्हाट डू दे डू अगर उनको जॉब नहीं जॉब मिलती अपॉर्चुनिटीज तो? बहुत कम है। वो या तो आगे फर्दर स्टडीज करते हैं या मैकेनिकल वाले आपका अक्सर मैंने ये भी देखा इंडस्ट्रियल की साइड पे चले जाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल से आपके पास डेटा साइंस की तरफ भी थोड़ा राउट बन जाता है। मैंने यूजली पाकिस्तान में इस चीज का कॉन्सेप्ट इतना अभी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब आराम इजीली मैकेनिकल वाले इंडस्ट्रियल में ट्रांसफर हो, इंडस्ट्रियल के अंदर डेटा साइंस की फील्ड है तो वहां पे हम्म। राउट कर जाते हैं, कुछ ना कुछ सही करा है। कराते हैं। फिर आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स वाली भी फील्ड अच्छी फील्ड है, उसमें भी आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है जॉब मार्केट में, क्योंकि अभी भी जॉब आपका मार्केट के अंदर एम्बिग्विटी है आपका डेटा एनालिस्ट के दरमियान, बिजनेस एनालिस्ट के दरमियान, तो ये सिस्टम एनालिस्ट के दरमियान थोड़ी अभी एम्बिग्विटी है जो कि हम्म। क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जॉब मार्केट इस लिहाज से अच्छी है। लेकिन अगर आप जो है मैकेनिकल की साइड, मैकेनिकल मैंने अभी तक पॉजिटिविटी वहां पे इतनी बिल्कुल नहीं देखी। वहां पे ज्यादातर आपको हार्डशिप्स बहुत मिलती है मैकेनिकल की साइड। और कुछ आइडिया आपको बीबीए या बिजनेस साइड जाने वाले या डॉक्टर्स के बारे में कुछ पता हो? कोई कभी कोई बीबीए, अपना दोस्त देखा हो जो जो वहाँ पे मौजूद हो? जितने भी बिजनेस वाले हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरे भी अपने अच्छा। दोस्त आए थे, मेरे साथ भी दोस्त आए थे जो कि एमबीए में आए थे। उन्होंने उनको सबने एडवाइस करके इवेंचुअली एमएसबीए के अंदर लिया, जो कि मास्टर इन साइंस बिजनेस एनालिटिक्स है, हम्म। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली साइंस की भी फील्ड हो जाती है और वो बिजनेस एनालिटिक्स जो कि अभी ग्रोइंग फील्ड है उसमें भी आ जाता है। तो एमबीए का स्कोप ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, लेकिन हम्म। एमबीए मोस्टली जो है जब आप एक बार मैनेजर पोजीशन में पहुंच जाओ फिर इसके बाद फिर गोए समझ आया। ऑलरेडी बहुत अच्छे मैनेजमेंट साइड से, तो उनको वैसे बहुत साइड करना है। सही। और जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी लाइफ का बताया, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में यानी पढ़ाई का तो एक अलग वो है, लेकिन स्पोर्ट्स, हाउ हाउ इज द एनवायरनमेंट इन द यूनिवर्सिटी? क्या वहाँ पे यानी मुस्लिम फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है या एशियंस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है? क्योंकि हमने एक तस्वुर यूएस के बारे में बनाया हुआ है 9/11 के बाद, कि जब पाकिस्तानी जाते हैं तो उनको कुछ जुमले भी सुनने पड़ते हैं, या इस तरह का कुछ नेगेटिव आपको कभी फील हुआ कि लोग आपके साथ थोड़े रेसिस्ट हो रहे हैं या इस तरह, या इट्स बीन अ क्लियर स्मूथ जर्नी, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ? इट्स बीन प्रीटी मच अ स्मूथ जर्नी ऑनेस्टली। मतलब इतना था कि हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के अंदर बेसमेंट वाले फ्लोर में हमारे पास एक प्लेइंग एरिया भी था। हर जुम्मे हमारी एक्टिविटी सेंटर के अंदर एक स्पॉट दिया हुआ था, हमें वहाँ जुम्मा होता था। स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज कंप्लीटली आपके हाथ में, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे स्पोर्ट्स से वैसे ही बहुत फोकस किया जाता है, तो इट्स ऑल इनटू योर हैंड्स ऑनेस्टली। लेकिन अगर तो आप ये बात करें कि मतलब आपको ओपननेस
कितनी कहाँ पे मिलेगी, तो इट गोज स्टेट बाय स्टेट, स्टेट फिर सिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि आपको रेसिज्म कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी टाउन होगा वहाँ पे आपको रेसिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिटी होती है। लेकिन अब आपको रेसिज्म कहीं आगे पीछे कहीं पे अगर आपको इनकाउंटर हो मे बी, बट इतना सिवियर मतलब मैंने पर्सनली को इतना फेस नहीं किया। सही। अच्छा, थोड़ा सा जॉब मार्केट के ऊपर वापस आते हैं और सैलरी कैप्स के ऊपर बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप आ रहे हैं तो आपने $40,000 तो लगा दिए, सही है। सो वंस यू एंड अप इन द जॉब, मेरे ख्याल से यूके में तो इसी तरह होता है कि पर एनम सैलरी बताई जाती है, तो आई थिंक यूएस में भी इसी तरह पर एनम बताई जाती होगी। सो फॉर एग्जांपल व्हाट इज कि अगर किसी का एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 to 3 years है, यानी लो लेवल एक्सपीरियंस है और फिर मिड लेवल एक्सपीरियंस, तो उसके कोई सैलरी ब्रैकेट्स बता दें कि कितने होते हैं, तो एक बंदे को समझ आएगा यार अगर मैं 2 साल में £40,000 लगा के यूएस पहुंच रहा हूँ तो मैं 1 साल के अंदर कितना जो है एक तरीके से कमाने का मुझे अपॉर्चुनिटी है। फॉर स्टार्टर्स मतलब अगर आपको 0 to 3 years का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो मोस्टली यहाँ पे मैंने किसी को वो एक्सपीरियंस कंसिडर करते हुए नहीं देखा, वो मोस्टली एज अ फ्रेश स्टार्ट ही कंसिडर किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस आप इजीली करंट मार्केट के अंदर ग्रेजुएट होने के बाद 80,000 पर ईयर की आप जॉब निकाल सकते हो, इट इज फेयरली पॉसिबल। और मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहो तो आप बेसिकली एक विद इन 1 year आप अपना टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे यूएस के अंदर स्पेशली इसी वजह से इंडियंस का बहुत अच्छा खासा मतलब क्राउड है, क्योंकि उनका सिस्टम इस हिसाब से सेटल में हो चुका है, वो वहां से लोन लेकर आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, वो स्टडी करते हैं, उनका जो लोन पीरियड होता है वो इजीली ग्रेजुएट होने के बाद उस चीज को कवर अप कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक सेटलमेंट एक सिस्टम एक बना हुआ है जिसकी वजह से वो इजीली आ सकते हैं और चीजें रिकवर कर सकते हैं। सही। अच्छा, एक और सवाल ही पैदा होता है, जैसे अब इस वक्त हमने देखा है कि यूके के अंदर लोग स्टूडेंट रूट के अलावा स्किल्ड वर्कर वीजा के थ्रू आना भी स्टार्ट हुए हैं कि डायरेक्टली वो अप्लाई करते हैं जॉब को और उन्हें जॉब मिल जाती है और कंपनी 5 years का वीजा स्पॉन्सर कर देती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ जर्मनी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फास्ट से ही जर्मनी गए और डायरेक्ट जॉब्स के ऊपर गए। क्या यूएस में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, आपने किसी को देखा कि वो डायरेक्टली किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया और वो पाकिस्तान से सीधा जो है वो जॉब पाए हो, या यू हैव जस्ट सीन स्टूडेंट्स कमिंग इन? मैंने केसेस सुने हैं पर्सनली, डायरेक्ट मैंने मेरा किसी से ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि डायरेक्ट कोई आया हो, लेकिन आई हैव हर्ड द केसेस, और एक्चुअली फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ही है जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान से उठ के आए थे और डायरेक्ट आपका फेसबुक में आए थे। एक एनवीडिया केस ऐसा है, तो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन यूजुअली ये उस टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो भी कंपनी अगर आपको बुला रही है उस टाइम पे ओवरऑल यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। आप जिस प्रोफेशन के लिए आ रहे हो उस प्रोफेशन के ऑलरेडी कितने लोग मौजूद है यूएस में, वो बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी यूएस वाले कोई भी कंपनी अगर आपको बुला रही है बाहर से, तो उनको ये गवर्नमेंट को बताना है H1B के लिए कि भाई हमारे पास कोई यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं है, इस वजह से हमें उसको बुलाना है। तो उनको ये चीज प्रॉपर फाइलिंग होती है, इसकी लेबर फाइलिंग होती है, वो जॉब पोस्टिंग होती है, तो वो एक पूरा प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप पूछोगे भाई इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट टू पुट इट इन देयर, तो आई थिंक द इजीएस्ट राउट इज बाय F1, J1 भी नहीं, आई वुड से F1, क्योंकि J1 के अंदर भी ऑल्दो आपको वापस जाना हो। उसके मतलब स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। सही। अच्छा, एक और सवाल कि जब लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं कि उनके पास इकोनॉमिक थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी होती है, या आप उसको कह सकते हैं कंफर्ट होता है, और फिर वो इतने पैसे जमा करते हैं और मास्टर्स करने आते हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तानी माशरे में उनकी शादियां हो चुकी होती हैं और कुछ के बच्चे भी हो चुके होते हैं। तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि वो लोग कि जिनके पास डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि वाइफ हैं, बच्चे भी हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो व्हेन दे कमिंग एज ए स्टूडेंट, क्या डिपेंडेंट वीजे भी मिलते हैं एंड कैन दे कम इन विद देम? यस, आप अगर आप F1 वीजा पे आपका डिपेंडेंट वीजा होता है, आई बिलीव F2 होता है, तो उस पे आ सकते हैं। अगर आप H1 पे आओ तो आपका H4 वीजा होता है आपके स्पाउस और डिपेंडेंट्स के लिए। तो ऑनेस्टली अभी करंट मार्केट के अंदर ग्रीन कार्ड वाले के लिए ज्यादा मुश्किल है अपनी वाइफ को लेकर आना कंपेयर टू F1 और H1 भी। और जो F1 या जो स्टूडेंट वीजा पे आता है, तो उसकी वाइफ को क्या 40 आवर्स काम करना अलाउड होता है? आई बिलीव सो, यस, उनको वर्क ऑथराइजेशन होती है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल यानी कि ये भी एक ऑप्शन है कि अगर वाइफ पढ़ना
पढ़ना चाहती हूँ वो पढ़ने पे आए और हस्बैंड जो है वो उस वीज़ा पे आए और फिर वो डायरेक्टली आईटी की जॉब ले लें और वाइफ 2 साल पढ़ लें. सो आई थिंक पीपल इन यूके डू दिस मोर ऑफन यस. कि वाइफ पढ़ने आती हैं, हस्बैंड जो है उस पर आते हैं और हस्बैंड डायरेक्ट जॉब कर हाँ, लेते हैं, तो वो उनकी फीस भी दे हाँ. देते हैं वाइफ की, और वाइफ जो है वो सिर्फ पढ़ती हैं. तो हैव यू सीन पीपल डूइंग दिस इन यूएस एज वेल? बिकॉज मैंने इंडियंस को यहाँ पे बहुत करते हुए हम्म. देखा है. दे ब्रिंग देयर वाइफ, दे पुट देम इन स्कूल और एनीवेयर जस्ट फॉर एन एमबीए. वो 1 साल एमबीए करती रहती हैं, बस उनको बोलते हैं तुम एमबीए करो हम कमाएंगे. हस्बैंड कमाता है, उसकी फीस भी दे देता है और उसका 1 साल भी गुजर जाता है, फिर दोनों फ्री हो जाते हैं. जब दोनों फ्री होते हैं तो फिर वो बस लाइफ पे सेटल हो जाती है. तो ये मैं जब यहाँ आया तो मैंने कहा यार ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ फिर. तो ये एक बड़ा मजे का ऑप्शन है जो जिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस उन्होंने किया है. बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट इन यूके और बहुत बड़ी तादाद में. हैव यू सीन दिस इन यूएस एज वेल, पीपल डूइंग दिस? यूएस में स्पाउस को कितनी ऑथराइजेशन और वो किस लेवल तक काम कर सकते हैं मुझे इसी से कम्प्लीटली आइडिया नहीं है, क्योंकि जब आप किसी बड़ी कंपनी में या फिर मतलब बड़ी कंपनी में अगर आप अप्लाई करोगे वो आपका वीजा स्टेटस वगैरह सब मांगते हैं. तो आप F2 वीजा के ऊपर क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो मैं कम्प्लीटली क्लियर नहीं हूँ ऑनेस्टली. सही तो उसी के सही. बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन आई बट यू हैव हैव नॉट हर्ड. सीन दिस इन जनरल के लोग इस तरह करते हैं? ज्यादा लोग इस तरह नहीं करते. ज्यादा लोग नहीं करते, बहुत कम नहीं केसेस करते. ऐसा होता है. सही. You came in 2018. In 2020, you ended up getting a job. Do you have any regrets between this period? कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको यार अब कोई आए ना तो मेरा उसको ये मशवरा है, ये ना करना ये करना. यूनिवर्सिटी अच्छी लेना. So yeah, like नहीं. if you can afford, you get into a better हाँ. university. Say, Yes. so did the university played a role in your in getting into a job, या आप समझते हैं यूनिवर्सिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा 2 साल बस मैंने वो यूएस आने का एक बहाना होता है, मुझे जॉब तो अपनी बैचलर्स में ही मिली. डू यू थिंक दिस? आई बिलीव सो यस, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो यूटीए मुझे बहुत अच्छे मिले, और कुछ चीजें ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल जीटीए शिप ऐसी थी कि मुझे हो सकता था किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में मिलना मुश्किल हो, लेकिन मुझे यूटीए में अभी भी मिल गई, वो राउट मिल गए, तो वो चीजें एक आसानी से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह टू दैट ऑनेस्टली. लेकिन फॉर जॉब पर्पसेस नो, यूनिवर्सिटी ने उस चीज में कोई इतनी कोई ज्यादा रोल नहीं है, जो आपकी बैचलर्स की यानी लर्निंग्स थी उसी ने आपका मेन पार्ट प्ले किया उसके अंदर. नॉट कम्प्लीटली एक्चुअली. इसमें हम जब इवन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपने बैचलर्स बहुत अच्छी तरह से किया हो और आप मास्टर्स कर रहे हो, इवन अगर आप सेम चीज वापस भी पढ़ रहे हो तो आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत डिफरेंट एंगल्स हो जाती है. तो यस, मास्टर्स डिड काइंड ऑफ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स मोर बेटर, बट मतलब मिक्स फीलिंग्स. सही. चलें अब इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं. कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी बात जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो सोचते हैं अपना फ्यूचर यूएस के अंदर, तो कोई उनको एडवाइस आप देना चाहते हैं, और दोज पीपल हु आर सीकिंग टू यूनिवर्सिटीज, कोई ऐसा प्रोसेस हो जो आपने हैक पकड़ा हो गया यार यूनिवर्सिटी सर्च करते हुए ये करना या जॉब सर्च करते हुए ये करना. सो इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग एट द एंड, जस्ट डू दैट. या टू बी ऑनेस्ट, मतलब पॉइंट नंबर 1, यूजुअली लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में खास तौर पर कि एंड टाइम पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं. उनको लगता है कि मतलब अगर अगस्त में स्टार्ट होनी है तो इवन अप्रैल मार्च अप्रैल के अंदर भी अप्लाई करना इज फाइन. इट्स नॉट. अगर आपको अप्लाई करना है आप दिसंबर में अप्लाई करो. वजह इसकी है क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप ऑप्शंस होते हैं जो कि मोस्टली जो है जनवरी फेब और मार्च के अंदर क्लोज हो जाते हैं. वो ऑप्शंस हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, तो डोंट डू दैट. फिर अब वंस यूर हियर, तो डे 1 प्रिपेयर फॉर द जॉब. अगर आपको मेन फोकस आपका जॉब लेना है, क्योंकि फॉर बेटर लाइफस्टाइल हम लोग मोस्टली आते हैं, तो डे 1 स्टार्ट, ग्रैब अ बुक, स्टार्ट जॉब हंटिंग. कैसे करना है, क्या करना है, इंटर्नशिप्स को अप्लाई करो. डोंट हेजिटेट, डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट. मैं इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करूंगा कि अक्सर लोगों को मैंने इसी चीज पे देखा है, और मैं और इसी वजह से सुकून में था कि मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, मैं रिजेक्ट हुआ, मैंने फिर अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ. बट स्टिल मैंने अपने ग्रेजुएशन से साल पहले अप्लाई करना शुरू किया था, और मेरे पास ग्रेजुएशन से 8 to 9 मंथ्स पहले मेरे पास जॉब थी, वो भी अमेजोन से. तो ये लोग बहुत ज्यादा इसको ढीला छोड़ते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इन माय केस वही मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल था, तो बोलूंगा उस पे उसको बहुत ज्यादा फोकस करें.
थर्ड चीज के घबराए नहीं, रास्ते निकल आते हैं, तो डोंट मिस आउट, मतलब जस्ट गिव इट अ शॉट, यू नो, टेक योर चांसेस। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो ट्राई अगेन, देन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई थिंक। इंशाल्लाह। सही यूसुफ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एक बहुत तवील अरसे के बाद बात हुई और इस तरीके से खुल के आपने पूरा एक्सप्लेन किया। आई आई होप कि ये लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। इफ यू हैव एनीथिंग, यू हैव एनी क्वेश्चंस जो आप समझते हैं रिगार्डिंग यूएस, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं, और आई होप यूसुफ उसके ऊपर रिप्लाई कर देंगे। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम फॉर मी। हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे शो करने की, because US was one of the countries जिसके ऊपर मुझे शो करना था, but due to busy schedule of कुछ यूसुफ का कुछ मेरा, we are not able to make it, but alhamdulillah now we have done it. So I hope आपको शो अच्छा लगा होगा। अगर शो अच्छा लगे तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।